सभी साथियों को जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आज का ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, ये एक स्पेशल वीडियो बनने जा रहा है, जिसके अंतर्गत पूरे नेशनल लेवल पे ये खबर जानी जरूरी है कि अभी अभी तेलंगाना के अंदर जो हैदराबाद मुख्यालय है तेलंगाना का, वहाँ पर हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ साथी और बहुत जुझारू साथी जो एक तरह से इस मिशन के काम में लगे हुए थे, और उनका जो मूल नाम है वो चिंता पंडू नवीन कुमार है, और उन्हें अभी वो उस नाम से फेमस हैं, तीन बार मल्लाना नाम से फेमस हैं। उन्होंने 3 बार मल्लाना योयो टीवी के अंतर्गत चैनल पे काम किया था, और उसके बाद में उन्होंने अपना क्यू टीवी और V6 नाम से चैनल बना करके वो काम कर रहे थे एक जर्नलिस्ट के तौर पे। और उन्होंने तेलंगाना सरकार में होने वाले बड़े बड़े घोटालों को उजागर करने का काम किया, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला जो जमीन का घोटाला था, उस जमीन के घोटाले को उन्होंने बड़े पैमाने पे सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ यानी कि एविडेंस के साथ में उन्होंने लोगों के सामने रखा, और बड़ी निडरता से रखा, बेबाक रखा। उन्होंने किसी प्रकार का कोई खौफ अपने दिल दिमाग में रखे बिना उस को एक्सपोज किया, और धीरे धीरे वो काफी असरकारी होने लगा, जिसकी वजह से पूरी सरकार जो है कटघरे में खड़ी होने वाली थी। ऐसी स्थिति में उन लोगों ने 3 बार मल्लाना को एक बहुत भारी षड्यंत्र रच करके और उनको उनके ऑफिस से अरेस्ट कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको, मान लीजिए कैसी कोई घटना हो, तो हो सकता है कोई कानून या किसी सेक्शन धारा के अंतर्गत मान लो किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हो भी सकती है, और होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं अगर गुनाहगार होता है, गुनाह होता है तो। लेकिन यहाँ पर एक जो मामला बना, वो मामला बहुत ही गंभीर ये बना कि उनको अपने ही ऑफिस से अरेस्ट किया गया, और उनके ऊपर एक ही दिन में या 1-2 दिन के अंदर उन्होंने 38 केसेस जो दर्ज कर दिए अलग अलग पुलिस थानों में, अलग अलग पुलिस स्टेशन के अंदर 38 केस दर्ज हुए, और उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया, ताकि जो सरकार के खिलाफ वो सच्चाई लोगों के सामने ला रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि इस प्रकार की जो है पक्ष और विपक्ष, सरकार और विपक्ष में बैठे हुए लोग, यानी कि छोटे से लगा करके बड़े नेता तक, सारे के सारे एकजुट होकर के वो घोटाले में शामिल थे। और वो घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला जो जमीन का घोटाला बता रहे हैं, उस घोटाले के अंदर वो सारे लोग लिप्त थे। कहीं न कहीं विपक्ष के लोग भी उसके साथ में इन्वॉल्व थे, और उसको भी 3 बार मल्लाना जो है एक्सपोज कर रहे थे, उनको उजागर कर रहे थे, जिसकी वजह से सारे लोग एकजुट होकर के, विपक्ष के लोग भी शामिल होकर के, उन सभी लोगों ने एक राय होकर के उनको फंसाने का प्लान बनाया, कार्यक्रम किया। मैं अभी जब हैदराबाद गया था, उधर बिदर जब गया था राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी को लेकर के, तो वहां पर मुझे लोगों ने बताया कि ऐसा एक बहुत ही क्रांतिकारी योद्धा, जो ज्यादा नहीं है अभी, लगभग मेरे ख्याल से 32 ईयर या 33 ईयर एज होगी उसकी, और उसने एक बहुत बड़ा कारनामा जो वहाँ किया वो ये था कि उन्होंने एक इतनी बड़ी, यानी सरकार से, वहाँ की सरकार से टक्कर लेते हुए उन्होंने एकदम से, जैसे बहुत सारे पत्रकार लोग, जर्नलिस्ट लोग करते हैं कोशिश, लेकिन वो करते हैं तो एक दायरे में रहकर करते हैं, और उनको भी पता होता है कि ज़्यादा करने से हम लोग जो है उसमें मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए वे लोग करते तो हैं, लेकिन फिर भी लिमिट में रह के करते हैं। लेकिन इन्होंने पूरी तरह से बिना किसी डर के या बिना किसी इस तरीके के अपने अंदर कोई खौफ रखते हुए उन्होंने पूरी तरह से उन लोगों को एक्सपोज करने का काम किया। और एक एक चीज, थोड़ी भाषा का प्रॉब्लम होता है, वरना आप 3 बार मल्लाना करके आप सर्च करेंगे तो आपको सारी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। क्योंकि वो 3 बार मल्लाना के नाम से उन्होंने एक सीरियल चलाया हुआ था, उसकी वजह से
जो नवीन कुमार चिंतापंडू है, ये उस नाम से फेमस हो गए। आज पूरा तेलंगाना और कर्नाटक और आसपास का यानी पूरा साउथ इंडिया जो है उनको 3 बार मल्लाना के नाम से जानता है। ये 3 बार मल्लाना नाम जो है वो बहुत फेमस हो चुका था और उन्होंने एक इलेक्शन भी लड़ा था, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था। उस इलेक्शन में भी लगभग तो वो जीत चुके थे, लेकिन एक कहा जाए कॉन्स्पिरेंसी करके, षड्यंत्र करके उनकी हार घोषित कर दी थी। उसके बाद में वो और ज्यादा जो है सरकार के उन षड्यंत्रों को उजागर करने लगे और सरकार की पोल खोलने लगे। विपक्ष के लोग जो शामिल थे उन विपक्ष के लोगों की भी पोल खोलने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। ऐसे में सरकार डर गई और तेलंगाना सरकार ने एक्शन लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में उन्हें हैदराबाद जेल में डाल दिया गया। मुझे जब इसकी इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं भी हमारे जो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता वरिष्ठगण जो थे उनके साथ में पहले तो मैं उनकी फैमिली से मिलने गया घर पे, और घर पे जाके उनके परिवार में उनकी माताजी जिनको पैर में फ्रैक्चर था और वो बेड रेस्ट पे हैं, उनके फादर जो हैं वो एज्ड है, रिटायर पर्सन है और काफ़ी उम्र हो चुकी है, उनकी पत्नी जो एक टीचर है और उनके भाई वगैरह सारे परिवार के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा चिंता में थे, बहुत ज़्यादा परेशानी में थे कि घर का जो मुखिया है वो एक तरह से उसको ही उन्होंने बिना वजह जेल में डाल रखा है और 38 केस डाल रखे हैं, जिसमें एक केस में अगर बेल होती भी है तो तुरंत ही दूसरे केस को सामने ला करके उसे गिरफ्तार बता दिया जाता है और एक चैन सिस्टम के तहत उनको लगभग 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, होने वाले हैं, और 2 महीने से उनको जेल में रखा हुआ है। हम लोग वहां जब उनसे मिलने के लिए गए और हमने जेल में जाकर के जेलर और प्रशासन उनसे बात की तो उन्होंने एन वक्त पे हमें कहा कि उनसे मिला नहीं जा सकता, मिलने की अनुमति नहीं दी गई। हमें मिलने की अनुमति नहीं दी तो हम लोगों ने, हमारे साथ में कुछ एडवोकेट साथी थे, तो चूंकि एडवोकेट को सब जगह मिलने की अनुमति होती है, उसको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, तो वहां पर हमने उनके माध्यम से भाई एडवोकेट जाकर के उनको बातचीत करे और हमने एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो उनको दिखाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन उस एडवोकेट को भी उन्होंने मिलने की अनुमति नहीं दी और लगातार उन केसेस के अंदर उनको फंसाते गए, बेल होती गई, फंसाते गए, बेल होती गई, और अब लास्ट में कुछ केस, 1-2 केस ऐसे रखे गए जिसके अंदर बेल नहीं हो पाई या बेल खारिज कर दी गई निचली अदालत और सेशन कोर्ट तक। तो हाई कोर्ट में उनकी बेल लगाई गई। तो हाई कोर्ट में भी कल शायद सोमवार को उनकी बेल लगी हुई थी। तो वहां पर समझने वाली बात यह, सोचने वाली बात यह है कि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा और उतना एक षड्यंत्रकारी खेल है, उसके लिए वकील जब जमानत के लिए गए तो बेल की सुनवाई ही जजेज ने सुनवाई ही टाल दी और फिर उसको आगे कर दिया, 1-8 सप्ताह के लिए आगे कर दिया। उसकी डेट अभी मालूम नहीं है, लेकिन ऐसी मुझे इन्फॉर्मेशन वहां के साथियों ने दी कि उनको जो है बेल नहीं दी गई और बेल पे सुनवाई नहीं की। एक बेल खारिज करना एक बात होती है, खारिज भी नहीं की और आगे के लिए सुनवाई को टाल दिया गया। तो ये एक बहुत ही षड्यंत्रकारी मामला है। इसको मैंने आपके सामने बताने और करने का प्रयास इसलिए किया है कि जिस तरीके से जो भी लोग सरकारों के विरुद्ध या सरकारों के षड्यंत्रों को या फिर इस मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों की जो नीतियों का जो विरोध कर रहे हैं, उन लोगों का किस तरीके से वो असर करते हैं, कैसे या तो मार देते हैं या एक्सीडेंट करवा देते हैं या जेलों में डाल देते हैं या डिमोरलाइज कर लेते हैं या फिर उनको घरेलू मामलों में फंसा करके उनको उलझा देते हैं। जैसा भी उनको लगता है कि शाम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण उनको फंसाने का काम किया जाता है। ऐसा ही केस ये 3 बार मल्लाना जी का है। ये 3 बार मल्लाना एक बहुत क्रांतिकारी योद्धा है जो इस अभी तो चलो अपने स्टेट तक या तेलंगाना तक काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर आएंगे हम उन्हें नेशनल लेवल पे स्थापित करेंगे और ऐसे योद्धाओं की नेशनल लेवल पे जरूरत है, देश लेवल पे जरूरत है। हम सभी मिलकर के इस वीडियो के माध्यम से पूरे देश के अंदर ये मैसेज दें कि ये 3 बार मल्लाना का जो मामला है ये
सिर्फ तेलंगाना तक सीमित ना रहे, सिर्फ साउथ इंडिया तक सीमित ना रहे, ये नेशनल इशू बने। और नेशनल इशू बनाने के लिए राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और भारतीय भीम सेना के माध्यम से हम लोग इसको पूरे देश के अंदर जन जन तक पहुंचाएंगे। और अगर न्यायपालिका भी षड्यंत्र के तहत उन्हें न्याय नहीं देती है तो फिर हम उनके लिए आंदोलन की तैयारी करेंगे। ऐसे लोगों को बचाना बहुत जरूरी है। जो भी हैं हमारे देश के अंदर, जो भी पत्रकार हैं आज की तारीख में सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो लोग भी काम कर रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा तंत्र और जो मीडिया है वो मीडिया तो उनका अपना मीडिया है या दुश्मनों का मीडिया है। वो लोग जो सत्ता पर काबिज है उनका मीडिया है, वो कभी भी जनता की आवाज नहीं उठाएंगे और न ही उन अपने आकाओं की कभी पोल खोलेंगे। इसलिए ऐसे वीर योद्धा जो पूरे देश के अंदर चैनल के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को सच्चाई बता रहे हैं, चाहे वो छोटे से बड़े तक क्यों ना हो। बहुत सारे हमारे ऐसे चैनल हैं जो नेशनल लेवल के चैनल बन चुके हैं। उनमें 3 बार मल्लाना जी का भी साउथ लेवल का तो था ही था, लेकिन अगर नेट पे देखेंगे तो आपको पूरे इंडिया में ये छाया हुआ मिलेगा। तो ये ऐसे लोगों को हमें उनकी सुरक्षा करनी है, हमारे लोगों को हमें बचाना है। अगर हम लोग ऐसा नहीं कर पाए तो ऐसे लोगों को वे लोग धीरे धीरे डिमोरलाइज करेंगे। और उनको डिमोरलाइज करने की वजह से या उनके डिमोरलाइज हो जाने से जो नए कार्यकर्ता जोश के साथ उभर करके सामने आ रहे हैं उन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और वे भी जो है हतोत्साहित हो जाएंगे कि उनका जो हश्र हुआ वो हमारा ना हो जाए। बेवजह किसी परिवार के लोगों को भी शायद उन्होंने पाबंदी बना रखी है कि सप्ताह में 1 दिन मिलने दिया जाएगा। ऐसा आज दिन तक न्यायपालिका में कहीं पर भी नहीं हुआ है। किसी भी भारी से भारी अपराधी या फिर गुनाहगार के लिए भी ऐसी कहीं पर भी पॉलिसी हमने नहीं सुनी है। और न ही वकीलों से भी हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि ऐसा आज तक कहीं नहीं हुआ है। मिलने के लिए किसी को अनुमति ना मिले ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एडवोकेट्स को और उनके परिवार के लोगों को, यहां तक कि बड़े बड़े खूंखार अपराधी, बलात्कारी और जो मर्डर करने वाले 302 के ऐसे मुल्जिमान जो होते हैं या फिर जो तस्कर या फिर जिनको देशद्रोही का या फिर और भी कई नाम देकर के जेलों में रखा जाता है, उन लोगों के तो घर से टिफिन जाते हैं, उन लोगों की सुबह शाम मुलाकात होती है, उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। लेकिन इस 3 बार मल्लाना जी को के परिवार के लोगों को भी मिलने के लिए सप्ताह में 1 दिन परमिशन दी गई है और उसमें भी परिवार का 1 सदस्य या 2 सदस्य ही उनको मिल सकता है। पूरे परिवार के लोग नहीं मिल सकते। एक आदमी को अगर सप्ताह में 1 तो अगर मान लीजिए कि 4 लोगों को मिलना है तो चौथे लोग आदमी का 1 महीने बाद नंबर आएगा। ऐसी परिस्थिति जो निर्माण की गई है और कानून को बिल्कुल जो है एक तरह से धत्ता दिखाया जा रहा है, न्याय की प्रक्रिया को रोका जा रहा है और वो पूरा का पूरा तंत्र इस तरीके से बनाया गया है कि अब बिल्कुल तानाशाही, जैसे कि कहने के लिए कह दें कि जो भी इस समय इससे पहले अपने सरकार के विरुद्ध जो भी कोई काम करते थे उनके साथ जो व्यवहार होता था, चाहे वो अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किया हो, चाहे वो मुगलों ने इस देश के क्रांतिकारियों के साथ किया हो, वही हश्र आज की सरकारें हमारे लोगों के साथ, हमारे आवाज उठाने वाले लोगों के साथ में कर रही है। इसलिए साथियों, हमें सजग और सावधान होना होगा। और जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, जर्नलिस्ट लोग हैं, जो छोटे छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक हमारी आवाज को उठा रहे हैं, हमारे मैसेज दे रहे हैं और पूरे देश को सजग और सावधान कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। अगर उन लोगों की सुरक्षा नहीं की गई तो हमारी सुरक्षा नहीं हो पाएगी, समाज असुरक्षित हो जाएगा, हम आपस में बंट करके रह जाएंगे और दुश्मन हम लोगों को एक एक करके इस तरीके से फंसा करके मार देगा। इसलिए साथियों, ये वीडियो बनाने का मेरा जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो ये है कि इस मुद्दे को साधारण मुद्दा ना लिया जाए। 3 बार मल्लाना जी का जो मुद्दा है, इसको हम लोग नेशनल मुद्दा तो बनाने जा ही रहे हैं। नेशनल मुद्दा जब ये बन जाएगा तो हमारे माध्यम से, हमारे चैनलों के माध्यम से हम इसको इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाएंगे और इंटरनेशनल लेवल तक अगर ये मुद्दा बनेगा तो ये मुद्दा निश्चित तौर पे यूएनओ में जाएगा और यूएनओ में जाएगा तो फिर इस देश के अंदर जो हो रहा है
उसको, हालांकि यूएनओ में भी उन लोगों ने अपनी पकड़ बना रखी है, फिर भी हमारा काम है कि उनके पर्देफाश करना, उनको उजागर करना। तो साथियों, आप इस वीडियो को बहुत ही गंभीरता से लेंगे और इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके तो शेयर करेंगे और अपने अपने यूट्यूब चैनल और अपने फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से इसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। फिर नई इन्फॉर्मेशन के साथ में आपके बीच में आऊंगा। फिर तीन बार मौलाना जी के बारे में भी हम लोग आगे चल करके और भी इस तरीके की वीडियो बना करके लोगों को प्रेषित करते रहेंगे। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत, जय भीम।